मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बल तथा गति के नियम के 6 लेक्चर में। और आज बच्चों बात होने वाली है लास्ट लेक्चर के आगे। और लास्ट लेक्चर जो लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, कई लोगों ने जो नोट्स कंप्लीट करके भेजे थे, उनको मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम आपको बताते हैं वैसे वैसे आप जरूर लिखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आपको मैंने बोला था कि वो स्टेटमेंट आप लिख करके उसको खुद से ट्राई करिएगा लिखने का, तो उसको आपको लिखना चाहिए था। एक बात और, जो मैंने कहा था कि आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा उदाहरण के तौर पर, मैंने बोला था वो भी कुछ बच्चों ने नहीं लिखा था। तो उसको याद से मैंने जो बोला था उसको जरूर लिखा करें, तभी वो चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं आगे, और आगे बात होगी संवेग संरक्षण के नियम पर। ओके, तो आइए देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाए, वैसे आपको पता है ना, किसी वस्तु पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक, तो यह किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल, यही होता है बल। और ये बल एक्चुअली बाहर से लगाया जाता है ताकि वस्तु में संवेग में परिवर्तन हो सके, उससे हो भी जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाए, मतलब बाह्य बल F बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो अगर किसी वस्तु पर F बराबर 0 हो जाए, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा P इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हालांकि आपको पता है संवेग 0 होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर समय जो है बहुत छोटे के लिए मैथमेटिकली हम इसको 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर समय इससे मल्टीप्लाई होकर के लगभग 0 हम यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, डेल्टा P मतलब जो संवेग में परिवर्तन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर वस्तु में संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम ये कहेंगे कि संवेग क्या रहेगा, संवेग इसका नियत रहेगा। संवेग अर्थात संवेग नियत होगा। ठीक है, अर्थात P जो है इसका वो अभी भी क्या है, वैसा ही है जैसे पहले था। कब, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। याद रखिए, वस्तु पर बाह्य बल नहीं, संवेग परिवर्तन की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, इसलिए संवेग बदला ही नहीं। अगर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से चलता था तो बाद में भी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा, और इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको घटाओगे तो आपको अंतर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। इसी तरीके से इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और याद होना चाहिए आपको, संवेग का मतलब गति का प्रभाव होता है। गति का प्रभाव पहले जो था बल न लगने की वजह से कुछ समय बाद भी वही रहेगा। आइए संवेग परिवर्तन के नियम का निगमन करेंगे, देखेंगे समझेंगे कैसे ये काम करता है। ओके, आइए देखते हैं। इसी के नीचे बच्चों हेडिंग आपकी अगली होने वाली है निगमन। कैसे इसको प्रूफ करें, तो आपको क्या बताया मैंने कि किसी वस्तु का अगर बाह्य बल न लगे, बाहर से कोई न लगे, आपस में ये लोग कोई इंटरेक्शन करते हैं, तो इससे कोई बाहर न लगने की वजह से उसकी संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पहले था वो बाद में भी होगा। इसको समझने का सबसे सिंपल सा मेथड मैं बताऊं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 2 गेंदे हैं, ये 2 गेंद हैं। ठीक, और एक का नाम आपने ए रखा है, दूसरे का नाम आपने बी रखा। ठीक, इसका अपना द्रव्यमान है बच्चों m1 और इसका अपना द्रव्यमान है क्या, m2। ठीक,
ऐसे समझिए कि ये दोनों गेंदें चल रही है, ये चल रही है अपना पहले वेग UA से, ठीक है, UA से, या फिर आप पहला वाला वेग U1 लिख सकते हैं। वहीं मैं इसके बारे में बात करूं तो ये दूसरा वाला जो पिंड है ये भी अपना चल रही है U2 से। ये दोनों चल रहे थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि इसका वाला वेग इसके वाले वेग से अधिक है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका वाला वेग मतलब कि गेंद A का वेग अगर गेंद B से ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से जाकर के इससे टकराएगा, ठीक है, टक्कर हो जाएगी। लीजिए भाई टक्कर हो गई, टक्कर हो गई। जैसे ही इन लोगों में टक्कर हुई तो अब क्या होगा, ये इस पर बल लगाएगा, लो भाई, ठीक, ये इस पर लगाएगा, इसने लगाया, इसका नाम रखा, इसने लगाया, इसका नाम रखा आपने FA ने लगाया, इसने भी इस पर लगाया, ठीक है, इसने इस पर लगाया, इसका नाम आपने लिखा FB, ठीक, FA ने लगाया FA और FB ने लगाया FB। ये दोनों ने आपस में एक दूसरे पर बल लगाया। और आपको याद होगा कि हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखा है कि एक सिस्टम जब दूसरे पे बल लगाता है तो दूसरा भी उतना ही बल उस पर लगाता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब जब दोनों एक दूसरे से टकरा ही गए हैं तो इनका जो नया वाला वेग होगा वो पुराने जैसा तो नहीं होगा, बदल चुका होगा। मान लेते हैं कि इसका जो नया वेग है वो V1 हो गया और इस वाले गेंद का जो नया वेग है वो क्या हो गया, V2 हो गया। और ये गेंद है A, ये गेंद है आपकी B। लीजिए भाई, ये है टक्कर से पूर्व, टक्कर नहीं हुई थी, इस समय कोई बल भी आपस में तो नहीं लगा। देखिए इसमें कोई बाहर से बल नहीं लगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी बल लगा है आपस में ही लगाए हैं। बाह्य बल, वो बाह्य बल की कहानी है। अगर बाहर से कोई बल न लगे तो आपस में अपने द्वारा कोई भी बल लगाए उसको बाह्य बल नहीं कहते बच्चों। तो ये है जब टक्कर के समय, ठीक, और ये है बच्चों टक्कर के पश्चात। क्लियर बात। तो यहां पर आपने क्या देखा कि टक्कर से पहले की कहानी, टक्कर के समय की कहानी और टक्कर के बाद की कहानी आपके सामने है। तो पहले बात कर लेते हैं, यदि दो गेंदे A व B प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक है वेग U1 तथा U2 से गतिमान है, ठीक, तथा एक दूसरे से टकराकर पुनः V1 तथा V2 वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहां पर। अब मैं अगर इसके संवेग के बारे में बात करूं तो गेंद A का संवेग बच्चों, तो गेंद A का संवेग क्या होगा, तो ये निकालिएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे पहले वाले गेंद का संवेग PA लिख सकते हैं, ठीक है, PA, या फिर आप यहाँ पे PA को लिखना कुछ चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं M1 इंटू U1। ये कब की बात है, टक्कर से पहले वाली गेंद का। इसी प्रकार से अब यहाँ पे इसको वही लिखना है, यहाँ पे गेंद B का संवेग ये वही रहेगा, यहाँ पे PB लिख दीजिए, ठीक। और इस बारी बच्चों इस वाले का जो संवेग होगा वो M2 U2 होगा। जरा इसका देखिए टक्कर से पहले, ठीक है। अब टक्कर के पश्चात, तो टक्कर के पश्चात जब मतलब एक दूसरे के ऊपर ये लोग आपस में बल लगाते हैं, ठीक है, टक्कर के पश्चात क्या होगा, फिर से वही कहानी, गेंद A का संवेग टक्कर के पश्चात, तो बच्चों कुछ तो बदला। क्या बदला, इसका वेग बदला, मास नहीं बदला। अभी भी इनका द्रव्यमान M1 है, इनका द्रव्यमान क्या बच्चों M2 है। इसका मतलब वेग बदला, तो सीधी सी बात है वेग का प्रभाव तो अलग होगा ना। तो इस समय आप PA डैश लिख दीजिए, नया वाला संवेग, पहले वाले गेंद का नया वाला संवेग। इसको आप लिखिए M1 V1। क्लियर हो रहा है, यही होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे ही अगर मैं गेंद B के लिए बात करूं तो ये वही चीज रहेगा, और यहाँ पे PB डैश और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा M2 V2। बात समझिए, ये है टक्कर के बाद की कहानी। अब न्यूटन
न्यूटन बाबा याद है आपको ना, न्यूटन बाबा के याद अगर आपको होगी तो उन्होंने बताया था बल बराबर क्या होता है, वहां पे बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की समय दर। ठीक है, न्यूटन के अनुसार आपको पता है ना, न्यूटन के अनुसार क्या होता है, आपको पता है न्यूटन के अनुसार जो बल लगता है एक के द्वारा वही दूसरे के द्वारा भी लगता है। तो मान लीजिए Fa जो है वो पहला वाला ने लगाया और F दूसरे वाले ने लगाया और दोनों बराबर होंगे, और ध्यान दीजिएगा माइनस क्या बताता है कि इसकी दिशा विपरीत होगी। ठीक, तो यहां से अगर मैं Fa को कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, ये है पहले वाले ने जो बल लगाया तो उसके संवेग में परिवर्तन हुआ तब ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा PA अपॉन डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों ने लिख दिया पहले वाले गेंद में जो संवेग में परिवर्तन हुआ उसी से बल लगा, और दूसरे वाले में भी वैसा ही कुछ कहानी है। यहां पर आप डेल्टा PB, B छोटा है बच्चों, कुछ लोग इसको बड़ा ना लिखे, P ऊपर और B छोटा लिखना है, और यहां पर T, और ये है माइनस का चिन्ह। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। अब यह कहानी क्या है, अब मैं अगर इसको कुछ लिखना चाहूँ डेल्टा PA, तो डेल्टा PA का मतलब होता है आपका अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसका अंतिम देखो क्या है, ये अंतिम है नया वाला और ये है प्रारंभिक, तो इसे हम लिखेंगे PA डैश माइनस PA। बात समझिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्योंकि डेल्टा लगा है ना, परिवर्तन आपको अंतिम और माइनस प्रारंभिक बटे में डेल्टा T लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, समय, समय का कहानी क्या है वो भी मैं बता दूं। जब ये टकराएंगे ना तो एक दूसरे से सेम टाइम पे, जिस टाइम पे ये टकराएगा उतने ही टाइम, जितने टाइम के लिए बल लगाएगा उतने ही टाइम के लिए दूसरा वाला भी इस पर बल लगाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच में ही लगे हैं, बाहर से कोई बल नहीं लगा बच्चों। यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले पिंड के संवेग में परिवर्तन के बारे में बात करूं तो इसमें भी क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक, बटे में डेल T। बात क्लियर करिए, यहाँ पर अंतिम ये है और प्रारंभिक ये है। ठीक है, और ये डेल्टा T तो कैंसिल हो जाएगा। PA की जगह पे वैल्यू क्या रख सकते हो बच्चों, आप यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हो, फाइनली लिखिए क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं M, यहाँ पे M PA डैश M1 V1। ठीक, और सिमिलरली अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा जा सकता है M1 U1। ठीक, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस है बच्चों, यहाँ पे ये माइनस यहाँ से अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक, माइनस फिर ब्रैकेट ले लीजिए ताकि माइनस का मल्टीप्लाई कर सके। PB डैश की वैल्यू कितनी है, M2 V2 माइनस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दूसरा वाला बच्चों, ये है M2 U2। ठीक, ये है, अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा M2 V2 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बच्चों, तो हो जाएगा M2 U2। ओके, और यहां पर आपने लिख दिया M1 V1 माइनस M1 U1। अब माइनस वाले टर्म को इधर ले आइए और इस प्लस वाले टर्म को उधर ले जाइए, मतलब ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 V1 और यहाँ पर इसको आप प्लस लेकर के आगे M2 V2 और इस माइनस को उधर लेके गए तो हो जाएगा प्लस, ये उधर गया तो M1 U1 प्लस M2 U2। थोड़ा बच्चों ध्यान से इसको पहचानेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये M1 V1 जो है ये अंतिम वाला संवेग है पहले वाले गेंद का, और ये क्या है M2 V2 ये भी दूसरे वाली गेंद का अंतिम वाला संवेग है। ये पूरा एक सिस्टम है, निकाय है। तो इस निकाय का जो संवेग है, और जरा ध्यान से देखिए, ये टकराने से पहले ये वाला संवेग M1 U1 और यहाँ पर M2 U2 ये वाला संवेग, तो टकराने के बाद का संवेग। तो हम ये कह सकते हैं कि टकराने के बाद का संवेग सिस्टम का और टकराने के पहले जो सिस्टम का संवेग था दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो टकराने के बाद संवेग, ठीक है, बराबर टकराने के पहले संवेग के बराबर है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे थोड़ा डिस्टेंस लेकर के साफ सुथरे से लिखिएगा
टकराने के बाद निकाय का जो संवेग है और टकराने के पहले जो निकाय का संवेग है आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या बताता है कि सिस्टम का संवेग बदला नहीं, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा, ये लोग आपस में ही बल लगा है। इस प्रकार से यह संवेग संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और संवेग नियत होगा। बात क्लियर हो गई है। तो अब बच्चों हम लोगों ने ये चीजें जो ऐसे करी हैं, इसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के और इसको साफ से लिख करके मुझे शेयर करेंगे। ये हो गया आपका काम। और अब आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि कहां कहां इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। संवेग संरक्षण के उदाहरण कहां कहां आपने इसको देखा है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, विस्फोटक के विस्फोट होने पर इसके टुकड़ों का गति करना, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये संवेग संरक्षण की आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर मैं किसी विस्फोटक के बारे में बात करूं, ये कोई विस्फोटक है और ये विस्फोटक अचानक से फूट जाता है, तो अभी फिलहाल के लिए इसका संवेग कितना था, तो मैं बता दूं कि गति में नहीं था, तो इसका संवेग क्या था, 0 था। अब इसका संवेग अगर 0 है और अचानक से ये टूट जाए, ठीक है, ये टूट गया। अब ये जब टूट जाता है बच्चों, तो ऐसे केस में ये कुछ यहां पर और कुछ 2 टुकड़ों में मान लीजिए टूट गया, तो जरूरी नहीं कि मान लीजिए कोई विस्फोटक है और वो 2 बराबर टुकड़ों में टूटेगा। तो इसका मास m1 हो गया और इसका मास क्या हो जाएगा, m2। दोनों का द्रव्यमान जो है m1 m2 है। तो इस तरीके से ये 2 अलग अलग दिशाओं में गति करने की कोशिश करेंगे। क्यों गति करने की 2 अलग अलग दिशाओं में गति करने की कोशिश करेंगे, ताकि इधर वाला जो संवेग है उधर वाला जो संवेग है आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। और जब एक दूसरे के समान हो जाएंगे तो इसका मतलब कि नेट संवेग जो होगा वो 0 हो जाएगा, और नेट संवेग 0 हो जाएगा जो कि पहले सिस्टम का हुआ करता था। तो उसी 0 संवेग को बनाए रखने के लिए ये जो टुकड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। जो बड़ा टुकड़ा होगा, याद रखिएगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा वो v1 वेग प्राप्त करेगा और जो छोटा टुकड़ा होगा वो v2 वेग प्राप्त करेगा। वैसे आपको पता होगा कि जितनी बड़ी चीजें होती हैं वो कम वेग से चलेंगी, वही छोटी चीजें ज्यादा वेग से गति करती है, ताकि इनका जो परिणामी हो बच्चों इधर की तरफ और उधर की तरफ अलग अलग दिशाओं में, तो इनका जो परिणामी संवेग रहता है वो 0 रहता है। ये एक उदाहरण है विस्फोटक के टूटते समय। 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, चाहे जितने भी टुकड़े हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसके एक्सप्लोजन पे, मतलब विस्फोट पे, कि वो कितने टुकड़े हो सकते हैं। जितने भी टुकड़े होंगे उसी हिसाब से गति करेंगे कि उनका परिणामी संवेग 0 ही रहे। बात समझिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं दूसरे पार्ट की। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखा है, छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूं इसको, विस्फोटक का प्रारंभिक संवेग 0 होता है तथा विस्फोट के पश्चात इनके टुकड़ों का वेग इस प्रकार से होता है कि इनका संवेग समान तथा विपरीत हो। संवेग समान तथा विपरीत हो, इससे इनका
परिणामी संवेग क्या रहेगा बच्चों? शून्य रहता है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूं कि गोली का राइफल से निकलना, बात समझिए। यहां पर हो गया गोली का राइफल से निकलना। तो ये कैसे काम करता है तो मैं बता दूं कि जब आप राइफल के बारे में बात करते हो तो यहां पर राइफल पहले विराम में था। जब विराम में था तो इसका बच्चों संवेग कितना था? इसका संवेग जो था वो आपका शून्य था। ध्यान दीजिए। अब जैसे ही आपने बुलेट चलाई तो बुलेट आपका बाहर की ओर जब निकला तो बाहर की ओर इसका कुछ ना कुछ संवेग होगा, क्योंकि इसका पहले संवेग 0 था। तो इसको क्या करना है? पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का संवेग को 0 बनाए रखना है। तो उसी हिसाब से आपका जो राइफल है वो इसको बैलेंस करने के लिए, संवेग संरक्षण को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए इसको पीछे की ओर गति देता है, क्योंकि इसका मास कम होता है, इसका वेग अधिक है, और इसका मास अधिक होता है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, तो इसका वेग कुछ और होता है और ये पीछे की ओर झटका देता है, गति लगता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्षेपण। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब आपने क्रिया प्रतिक्रिया का कॉन्सेप्ट सुना था। वहां पर भी यही होता था, जब बुलेट बाहर निकलेगा तो उसी संवेग को बैलेंस करने के लिए आपका जो सिस्टम का, मतलब राइफल का जो संवेग होगा वो हो जाता है mv' और वो विपरीत दिशा में होगा, ताकि इनका जो परिणामी संवेग है वो क्या रहे? शून्य रहे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था में यहां पे मत लिख लीजिएगा, प्रारंभिक ये ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? प्रारंभिक अवस्था में, और ये अंतिम अवस्था में। तो बच्चों लिख लेंगे इसको आपको इसी प्रकार से लिखना है। प्रारंभ में जब बुलेट नहीं चली थी तो विराम अवस्था में निकाय का, मतलब राइफल का, सिस्टम का कोई संवेग नहीं था, शून्य था। चलने के पश्चात जो गोली का संवेग होगा वो आगे की ओर होगा, और इसी प्रकार से आपके राइफल का भी उतना ही संवेग होगा और वो विपरीत दिशा में होगा, ताकि निकाय का संपूर्ण परिणामी संवेग शून्य ही रहे। बात समझ आ गई? तो आज मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका जो पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर भी हम लोग आज खत्म कर चुके हैं। अगले क्लास में इसका एक एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे। एग्जाम्पल देख करके समझेंगे कि इसको हम लोग सवालों में कैसे देखेंगे, और फिर नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, और होमवर्क शेयर करिए।